indices in crystal lattice structure. Like we discussed our introductory slide in our previous lecture कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है. अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिसमैच हो जाए तो उसको मैच करवाने के लिए हम क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर अगर कोई लेयर को ग्रो करवाएं तो उसमें हमें फ्यूचर में कोई मिसमैचिंग के रिजल्ट्स ना मिलें, कोई डिफेक्ट ना मिले जिससे हमारी एफिशिएंसी लूज़ हो. सिलिकॉन वेफर को बनाने से पहले उसकी सिलिकॉन की इनगोट्स बनाई जाती हैं, बट इशू ये है कि उन इनगोट्स के अंदर है क्या. हम उन सिलिकॉन की इनगोट्स को मैप कैसे करेंगे. हमें क्या पता उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर जो प्लेन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है. क्या वो यूनिट सेल में लाई कर रहे हैं, क्या वो बॉडी सेंटर्ड शेप में लाई करें, या फिर वो फेस सेंटर में लाई करें. तो हमें इसका आइडिया नहीं होता. तो ऑफ कोर्स एक हम मिलर इंडाइसिस की एक हेल्प लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट XYZ यानी HKL वैल्यूज़ की मदद से एक प्लेन्स को सिमेट्रिक वे में या सिस्टमेटिक वे में नाम दे रहे होते हैं. तो ये एक सिस्टमेटिक वे है इन प्लेन्स को या एटॉमिक प्लेन्स को नाम देने के लिए, जिसके लिए हम मिलर इंडाइसिस को यूज़ करते हैं. इन मिलर इंडाइसिस को हम HKL की वैल्यू से डिनोट करते हैं. देन हम इनका रेसिप्रोकल लेके और एक सिस्टमेटिक वे में हम इसको बताते हैं कि कौन सी इंगोट की एटॉमिक ओरिएंटेशन क्या है. तो ये एक हम मिलर इंडाइसिस को डिटेल में नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स. जब भी हम सिलिकॉन इनगोट को ग्रो करते हैं तो हमें इसको एक एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखना होता है कि इसमें एटॉमिक प्लेन्स की डायरेक्शन क्या है. हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम CZ ग्रोथ मेथड कहते हैं. इसमें हमें क्रिस्टल को एक सिलिकॉन मोल्टन फॉर्म में जो बहुत ही ज़्यादा हीट पर मेल्ट किया जाता है, हम एक सीड को इसके अंदर डिप करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो मोल्टन सिलिकॉन जिसके हमने वेफर बनाने हो या सिलिकॉन की इंगोट बनानी हो वो उस सीड क्रिस्टल की ओरिएंटेशन के साथ साथ डिज़ाइन हो रहा होता है. तो ये जो मोल्टन सिलिकॉन है वो उसी सीड क्रिस्टल की ओरिएंटेशन को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर इंगोट इस शेप में रेडी कर रहा होता है. तो अब होता यह है कि अगर वो सीड क्रिस्टल 111 या 111 डायरेक्शन का है तो वो जो नई सिलिकॉन इंगोट बनेगी वो भी 111 डायरेक्शन की बनेगी. लेकिन अगर वो 100 की ओरिएंटेशन का सीड क्रिस्टल है तो हम भी जो रिजल्टेंट इंगोट जो मोल्टन सिलिकॉन से आएगी वो भी हम 100 ओरिएंटेशन की एक्वायर करेंगे. तो ये जो होल इंगोट का जो प्रोसेस है, फैब्रिकेशन प्रोसेस है, ये हम कमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सिलिकॉन इंगोट को एक मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन से रेडी करके बाकायदा प्रोसेस करके एक प्रॉपर इसकी इंगोट या इसकी एक प्रॉपर वेफर रेडी किया जाता है. मूविंग फर्दर इनटू इट, हमारे पास एक सिलिकॉन इंगोट थी जो कि हमने मोल्टन सिलिकॉन से ग्रो करवाई, लेकिन हमने इसके साथ एक सीड का यूज़ किया जो कि 100 प्लेन यानी 100 की एटॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ अवेलेबल था और उसी को फॉलोअप करते हुए एक सिलिकॉन इंगोट ग्रो की. जब ये सिलिकॉन इंगोट ग्रो हो जाती है तो हम एक डाइसिंग प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें हम एक डायमंड की वायर सॉ यूज़ करते हैं और उसको हम इस सिलिकॉन इंगोट की परपेंडिकुलरली हम इसको कट कर रहे होते हैं. और कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की डिस्क बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा माइक्रोमीटर की थिकनेस पर वो डिस्क स्लाइस की जाती हैं और उसकी जो ओरिएंटेशन है, उन डिस्क की जो सरफेस ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है जिसमें 100 की अरेंजमेंट पर एटम्स कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं या उन डायरेक्शन पर वो एटम्स कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं. व्हेन वी स्लाइस द इंगोट परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन वी ऑब्टेन वेफर्स हुज सरफेस कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक मिलर प्लेन सच एज 100. जैसे मैंने बताया कि अगर वो कोई इंगोट 111 की है या 101 की है तो वो फिर उसकी डायरेक्शन या उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी. उसको हम 101 से कहेंगे, उसको हम 111 से कहेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सीड की ओरिएंटेशन है वो क्या फॉलोअप हो रही है. तो अगर हमने सीड की ओरिएंटेशन अगर हमें अवेलेबल ना हो जिसकी वजह से हमने ये सिलिकॉन इंगोट की ग्रोथ करवाई, तो उस सीड की जो ओरिएंटेशन है, एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है या प्लेन्स हैं, तो हम इसको XRD से फाइंड आउट करते हैं. तो XRD
CSRD एक ऐसी फाइनेस्ट टेक्निक है जिससे हम जो भी सिलिकॉन के अंदर मौजूद जो एटॉमिक प्लेन्स हैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पर पीक्स आ रही हैं वो बेसिकली एटॉमिक प्लेन्स के बारे में बता रही होती हैं और इसकी क्रिस्टलिनिटी के बारे में बता रही होती हैं कि ये जो हमारे पास डिस्क है या वेफर है वो कितना फाइनली क्रिस्टलाइन और पीरियोडिक अरेंजमेंट के साथ बनाया हुआ है। जो हमारे पास डोमिनेंट पीक है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन 400 की अरेंजमेंट के साथ अवेलेबल है। सिलिकॉन की 400 का ये बेसिकली मतलब है कि हमारे पास YZ में तो कोई एटॉमिक प्लेन की कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हमारे पास 100 की एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है या उसकी डायरेक्शन है। तो 400 और 100 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 400 is basically moving towards the moving towards the x direction. तो 100 is basically moving 1 unit towards the x direction. लेकिन अगर हम 400 की बात करें तो ये 4 यूनिट x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, विच ऑल्सो स्टेट्स दैट हमारे पास यहाँ पर 400 के साथ y भी 0 है, z भी 0 है, और यहाँ पर हमारे पास y भी 0 है, z भी 0 है, बट यहाँ पर जस्ट यूनिट्स का फ़र्क है। लेकिन हमारे पास एटॉमिक प्लेन्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम 100 के मुताबिक ही अलाइंड है, जस्ट प्लेन्स में यूनिट्स का और डायरेक्शन का इस तरह से फ़र्क है। तो हमारे पास जो डोमिनेंसी है वो यही बताती है कि जो फाइनेस्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 100 या 400 का एक पीरियोडिक अरेंजमेंट के साथ बना हुआ है। अगर हम इन एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2D में देखें तो 2D में हमारे पास मिलर इंडाइसिस कुछ इस तरह से राइट किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास x और y डायरेक्शंस होती हैं। अगर हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो इस तरह से अरेंज है x और y डायरेक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ओरिजिन 0 है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको रीड करते हैं कि अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो टूवर्ड्स 5-3, तो हम इस ओरिजिन से मूव करेंगे 5 यूनिट्स टूवर्ड्स द x डायरेक्शन, देन 1 2 3 4 5। और अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो 0 से 3 यूनिट्स हमने ऊपर मूव करने हैं, तो 0 से 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम इसका एक वेक्टर ड्रॉ करें तो हमारे पास 5 और 3 के इसमें जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से मिलर इंडाइसिस में देखने को मिलती है। एक 3D एग्जांपल मैंने खुद डिज़ाइन की थी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है जिसमें 3 डायरेक्शंस हैं, इसमें हमारे पास x, y और z डायरेक्शन है। लेट्स से अगर हमने इसमें डिफरेंट एटॉमिक कंट्रीब्यूशंस या एटॉमिक प्लेन्स की डायरेक्शंस को मैप करना हो, तो एक एग्जांपल की तरह इसको विजुलाइज करें कि हमारे पास लेट्स सी हमारे पास ये एक ओरिजिन है। तो हमने अगर डायरेक्शन 100 की तरफ मूव ऑन करना हो, तो यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में मूव ऑन करते हुए 10 को छोड़ के विच इज़ y0 एंड z0। तो आपने y को छोड़ देना है, z को छोड़ देना है और x डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक यूनिट यहाँ पर मूव करना है। तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि किस प्लेन में हमारे पास एटॉमिक कंट्रीब्यूशन रहता है। ये जस्ट विजुलाइज करने के लिए कि हमारे पास जो प्लेन्स हैं वो किस डायरेक्शन में अवेलेबल हैं, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास अब x एक्सिस तो 0 है, x यूनिट 0 है। तो अब हम y की तरफ मूव करें तो y की तरफ 1 यूनिट हम मूव करेंगे। तो z हमारे पास 0 है तो हम z की तरफ मूव नहीं करेंगे, तो ओरिजिन से यहाँ पर ओरिजिन से y की तरफ। सिमिलरली अगर हम z की बात करें तो x y 0 एंड हमारे पास z 1 यूनिट। तो ये एक डायरेक्शन हमें बता रहे हैं कि हमने अगर व्यू करना हो एटॉमिक प्लेन्स को, तो हम इन यूनिट्स को देखते हुए x y z की तरह तो हम इनको विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हमने देखना हो कि हमारे पास जो एटॉमिक प्लेन्स की कंट्रीब्यूशन है वो इस डायरेक्शन में हो, तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो हमारे पास देखें x हमारे पास 1 है और z हमारे पास 1 है। तो हुआ गया कि हमने x की तरफ भी मूव किया और z की तरफ भी मूव किया, लेकिन y की तरफ मूव नहीं किया क्योंकि y 0 है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो हमने अब क्या करना है, हम x की तरफ मूव करेंगे
और y की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन हम z की तरफ मूव नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास z 0 है। तो x 1 y 1 और z 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास ओरिजिन से इस साइड पर मूव हो रहा है, इस साइड पर हम प्लेन्स को देख रहे हैं, तो होगा क्या कि हमारे पास जो x है अभी वो 0 है। अब हम x की तरफ मूव नहीं कर रहे, x की तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है प्लेन्स की, तो हमने y और z की तरफ मूव करना है। तो होगा क्या कि यहाँ से y की तरफ भी गया और ऊपर की तरफ गया, तो y और z, तो x0 y1 और z1। एक और एग्जांपल ले लें। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास तीनों जो प्लेन्स हैं वो x और y और z डायरेक्शन में है, तो हमने तीनों जगह तीनों प्लेन्स की तरफ मूव करना है। तो होगा क्या कि हमारे पास x में एक यूनिट फॉरवर्ड, एक यूनिट y की तरफ फॉरवर्ड, एक यूनिट z की तरफ फॉरवर्ड, तो ये तीनों डायरेक्शन में इस तरह से हमारे पास एटॉमिक प्लेन्स की कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये एक राइट करने और विजुलाइज करने का तरीका है जिसमें हम बहुत ही नैनो स्केल पर जो लैटिस में कंट्रीब्यूशन हुई भी होती है उसको 3D व्यू में देख रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि अगर इसके यूनिट्स या इसके नंबर्स के ऊपर बार लगी हुई हो तो ये बार बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन बताती है। तो अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो हमारे पास x तो वैसे ही वैसी है। अगर हमने कंसीडर करें यहाँ से मूव करना है तो 1 यूनिट x की तरफ आएगा, लेकिन अब y अगर बार ना होती तो हमने राइट साइड पे जाना था, लेकिन अब हम इस साइड पर जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड पर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि हमने इसको यहाँ से नहीं किया, यहाँ से किया है। तो जैसे मैंने बताया कि आप इसको अभी विजुलाइज करें, हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास खाली ये जो क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट नहीं होता, हमारे पास बिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं इस तरह के। तो कंसीडर करें कि अब इस लैटिस में ही हमने इसको मूव करवाया है, लेकिन हमने इसको विजुलाइज करने के लिए इसको ऑपोजिटली मूव करवाया है। इन रियलिटी बेसिकली ये इस साइड पे इधर जा रहा है। और x की बात करें तो ऑफ कोर्स x की तरफ भी यूनिट बढ़ा है और y की तरफ भी बढ़ा है, लेकिन z की तरफ नहीं बढ़ा। अगर z होता तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होता, y ऑपोजिट जा रहा होता और ऑफ कोर्स x की तरफ भी जा रहा होता। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हम एटॉमिक प्लेन्स को इस तरह से विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो लिटरेचर में मोस्टली आपने इस तरह की एग्जांपल्स भी देखी होंगी। उन्होंने इस तरह की जो एग्जांपल्स ली हुई होती हैं तो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ होता है। उन्होंने डायरेक्शंस इस तरह से नहीं बताई होती जैसे मैंने आसानी के लिए समझाने के लिए इस तरह से बताया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने ये किया कि अगर एक्स वाई जी की बात करें तो जी में इन्होंने एक यूनिट मूव किया है और उसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो एक्स वाई जी में उन्होंने एक्स यूनिट मूव किया है और उसको हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली अगर y की बात करें तो उन्होंने एक्स वाई जी की बात की है तो y यूनिट उन्होंने मूव किया और उन्होंने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह इसकी भी एग्जांपल्स हैं। ये जो एग्जांपल है वो एक्स वाई जी, तो उसमें इन्होंने x और z में मूव किया, यानी कि देखें यहाँ पर x पे मूव किया लेकिन साथ ऊपर भी गया, तो x और z y की तरफ नहीं गया। तो अगर उसने y की तरफ जाना होता तो ये देखें मैं अगर इसकी एग्जांपल लूँ तो एक्स वाई जी एक्स की तरफ मूव नहीं किया, वो बस y और z की तरफ गया है, ठीक है। तो उसने x की तरफ मूव नहीं किया। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं जिसमें से सबसे जो फेमस एग्जांपल जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली है। इस एग्जांपल में आप इसका बेसिकली स्ट्रक्चर देखें, इसमें एटॉमिक की प्लेन्स की कंट्रीब्यूशन देखें किस तरह है। एक्स वाई जी तीनों प्लेन्स, तीनों एक्स वाई जी डायरेक्शन में हमारे पास एटॉमिक कंट्रीब्यूशन या एटॉमिक प्लेन्स की अरेंजमेंट है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है कि ये स्ट्रक्चर किसी से मिलता जुलता है। ये स्ट्रक्चर किस से मिलता है? इट लुक्स लाइक सम पिरामिडल स्ट्रक्चर। हमने माइक्रोस्कोपिक पिरामिड्स देखे हैं होंगे कि उसमें बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इस सरफेस एरिया को बढ़ाने का बेसिकली मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकें। कमिंग स्लाइड में आपको इस स्ट्रक्चर की मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे हम इस स्ट्रक्चर को लेके हम सोलर सेल्स की भी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स को अब्जॉर्ब करवा सकते हैं। टिल देन हम फर्स्ट ये एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम बिलर इंडाइसिस को प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स सी एक 111 का स्ट्रक्चर है। उसने ओरिजिन से
2 यूनिट्स एक्स की तरफ मूव की है और 2 यूनिट्स वाई की तरफ मूव की है, बल्कि 3 यूनिट्स वाई की तरफ मूव की है और 2 यूनिट्स जी की तरफ मूव की है। और अगर हम इसका एक मिलर इंडाइसिस सॉल्व करें तो होगा क्या कि सबसे पहले आपने इसके इंटरसेप्ट्स लिखने हैं, जैसे मैंने अभी बताया 2 यूनिट्स उसने x पे मूव किया, 3 यूनिट्स उसने y पर मूव किया, जैसे कि ये है 1 2 3 ये y पर है, 1 2 x पर है और 1 2 हमारे पास z पर है। तो 2 3 2 आपने इस तरह से लिख देना है। देन आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, इस सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेके उसको 1/2 1/3 1/2 करना है और फिर इसका नॉर्मल मैथमेटिकली फॉर्म में एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक मिलर इंडाइसिस आएगा जिसको हम 323 फाइनल आंसर के तौर पर लिखेंगे। तो ये बेसिकली शॉर्ट मिलर इंडाइसिस को सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट का लिंक गिवन है जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर को आप मैनुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने चीज़ें समझनी हो आप उसमें मैनुअली वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आप जैसे इधर 111 है, आप उस सिस्टम को डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं, 001 कर सकते हैं, 101 कर सकते हैं और वो इस तरह के प्लेन्स बना के आपको विजुअली दे देगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और समझने भी आसानी हो। 111 प्लेन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसमें होता ये है कि जो हम 100 के वेफ़र जब हम रेडी करते हैं या फैब्रिकेट करते हैं तो उसमें उसकी जो सरफेसेस हैं वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव होती हैं और स्मूथ तो होती हैं लेकिन रिफ्लेक्टिव बहुत होती हैं, जिसकी वजह से लाइट की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो सोलर सेल की फैब्रिकेशन में हम इस तरह की सरफेस का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो इस सरफेस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हम उसमें से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि हम उस सरफेस की एचिंग करते हैं। एचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जब उसमें एचिंग आ जाएगी तो उसकी जो टॉप सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ पिरामिड्स बनना शुरू हो जाएगा। उसकी जो सरफेस की एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है और प्लेन्स हैं वो 100 से 111 में चेंज हो जाते हैं। एचिंग के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं और जब ये एचिंग हो जाती है तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना शुरू कर देता है या एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। तो जैसे मैंने पिछली साइड में बताया कि इस यूनिट सेल में हमारे पास इस तरह की जब कंट्रीब्यूशन हो तो वो एक 111 मिलर इंडाइसिस की इंडिकेशन होती है और इस तरह की मिलर इंडाइसिस की जो कंट्रीब्यूशन है या इस एटॉमिक कंट्रीब्यूशन हो तो वो हमें इस तरह का टेक्सचर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जो कि हम मोस्टली सोलर सेल्स में भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और उसमें अगर आप देखें इसकी टॉप लेयर एक माइक्रोस्कोपिक पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकमिंग फोटोन की मीन पाथ लेंथ को इंक्रीज़ करते हुए उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करके अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लैटिस में अवेलेबल होते हैं जैसे कि यूनिट सेल का लैटिस है और बॉडी सेंटर्ड लैटिस है, फेस सेंटर्ड लैटिस है। तो यूनिट सेल की मैं अगर बात करूँ तो इसमें मैंने बताया था कि एक यूनिट सेल नहीं होता बल्कि पैरेलल प्लेन्स होते हैं और बिलियंस ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। एक यूनिट सेल फर्दर कॉपीज़ बनाता रहता है ताकि वो एक फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन सके। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मिलर इंडाइसिस के बॉडी सेंटर्ड लैटिस भी अवेलेबल हैं और इसी तरह वो उसकी डिफरेंट प्लेन्स हैं जिससे वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में यूटिलाइज हुआ है। इसी तरह एक फेस सेंटर्ड की एग्जांपल है और उसी की जो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो भी पैरेलल प्लेन्स में इस तरह से डिफरेंट है और उसकी मिलर इंडाइसिस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है जो क्रिस्टल लैटिस में पीरियोडिक अरेंजमेंट बताती है और ये खाली एक एटम नहीं होता बल्कि बिलियन ऑफ एटम्स और उसके साथ जो यूनिट सेल है पैरेलली अरेंज होता है जिससे हम फर्दर जो लेयर्स हैं उसके साथ क्रिस्टल को मैच करके विदाउट एनी डिफेक्ट्स लेयर्स को ग्रो करवाते हैं। प्रैक्टिकली जो सोलर सेल जब फैब्रिकेट होके उनको जब स्लाइस किया जाता है तो इंडस्ट्री में जब स्लाइसिंग उसकी कर दी जाती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो एक यहाँ पर कट प्रोवाइड करते हैं। अब इस कट का मकसद ये होता है कि हमें तो नहीं पता कि सोलर सेल्स किस टेक्निक से या किस फैब्रिकेशन प्रोसेस से बने
और उसका जो सीड क्रिस्टल था उसकी ओरिएंटेशन क्या थी। तो हमें अगर इसके ऊपर कोई लेयर ग्रो करवानी हो और हमें उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पता हो, लेकिन इस वेफर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ना पता हो कि किस ओरिएंटेशन में ग्रो हुआ है, तो हम कैसे उसको मैप करेंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा करते हैं कि इसमें कट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब उन कट्स की ना इंडिकेशन होती है। अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूं तो एक सोलर सेल है, वो हमें नहीं पता कि किस ओरिएंटेशन में है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। अगर इस सोलर सेल के या कोई भी सिलिकॉन का वेफर है उसमें इस तरह के कट्स बने हुए हों जो कि लेफ़्ट साइड पे और एक बॉटम लेफ़्ट साइड पे डायगनली कट हुआ हो, तो एक प्राइमरी फ्लैट और एक सेकेंडरी फ्लैट, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि ये 111 एन टाइप का सोलर सिलिकॉन वेफर है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें तो हमने अगर पी टाइप का वेफर बाय करना हो तो उसकी इंडिकेशन ये होगी, आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि एक प्राइमरी फ्लैट लेफ़्ट साइड पर होगा और वो 111 पी टाइप का सोलर वेफर होगा। अगर हमने एक और वेफर देखना हो जिसमें हमें 100 और एन टाइप की में डोपिंग चाहिए हो, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमारे पास प्राइमरी फ्लैट राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पर दिया होता है, तो ये एक 100 एन टाइप का वेफर होता है। और इसी तरह अगर हमें पी टाइप का चाहिए हो तो ये इसमें इंडिकेशन होती है कि राइट साइड पर एक प्राइमरी फ्लैट और बॉटम पर सेकेंडरी फ्लैट होता है। इस तरह के काफ़ी सारे वेफर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट ओरिएंटेशंस और उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस तरह से आइडेंटिफाई की होती है ताकि हम फर्दर इसको डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूटिलाइज़ कर सकें।